और इस बीच एक और विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रदीप जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा में। पहली टिप्पणी बाजार पे फटाफट, अभी क्या लेवल्स देख रहे हैं सर? आज रिकवरी है मार्केट में, 24,700 तो क्रॉस हो गया है, 24,750। तो क्या माने, बॉटम बना है या एक बार फिर से नीचे जाएगा? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विपुल जी, आपको, गौरंग जी को एंड सारे व्यूअर्स को। देखिए विपुल जी, एक सपोर्ट था मार्केट में 24,550 500 के आसपास, बस मार्केट वहां से ही घुमा है। लेकिन 24,900 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो कि मैं लगातार लास्ट 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन से सेम स्टेटमेंट देते आ रहा हूँ। सो मेरा मानना ऐसा है कि एक बार जो आरबीआई का पॉलिसी है, ये इसमें एक बार कुछ आ जाए, हम पहले देखते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद जाके यहाँ पे कोई इंडेक्स लेवल पे मैं कोई ट्रेड करने का सोचूंगा। फिलहाल अभी तो रेंज बाउंड है। अब देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि एक फिर से न्यू 52 एक हाई बैंक निफ्टी में बन सकता है। तो कंपेयर टू बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। अभी मुझे इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं करना है, मार्केट रेंज बाउंड ही था, रेंज बाउंड ही है। अभी एक बार जैसे ही आरबीआई का पॉलिसी हो जाता है, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ठीक सर, कल आएगी पॉलिसी, उसका वेट करेंगे। धीरज गुप्ता जी कह रहे हैं गौरांग सर को, थैंक्स सर, माय फादर गिवन हिज नेम एज ए गुड इंस्ट्रक्टर। तो आपके इनके पिताजी ने गुड इंस्ट्रक्टर की उपाधि जो है सर, वो आपको यहाँ पर दी हुई है। चलिए सर, काफ़ी लोग आपसे एक चीज़ एक शेयर और ले लेते हैं आपको, क्योंकि समय भी हो गया आपका। हाल ही में एक खबर आई थी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के बड़े ऑर्डर की, और उसके बाद से फिर महाराष्ट्र के मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी कि वो ऑर्डर वापस लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सही समय पर डिलीवरी नहीं दी। अभी क्या करना चाहिए सर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे, अगर आपकी पोजीशन हो, खासतौर से ईवी को लेकर के? बसेस का बड़ा ऑर्डर था। सौरभ रजत जी कह रहे हैं, आप दोनों महानुभावों को प्रणाम। गौरांग सर से ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे राजलाल जी 1850 पे इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर इस सेगमेंट को आप ट्रैक करते हो तो? देखिए, तो जिस खबर का मैंने जिक्र किया था, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, चाइना कर्व, और जो दिक्कत है ऑटो से, और ये कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक केवल मात्र इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में बसेस वगैरह बनाती है, जो कि राज्य परिवहन को के तरफ से इनको बहुत बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलता है। जो ऑर्डर डिलीवरी की बातें की थी इन्होंने आंकड़ों में, उस पर ये खरे नहीं उतरे थे, दिक्कतें थी इनको। अब शायद दिक्कतें और बढ़ सकती अगर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर के चाइना की तरफ से सप्लाई को लेकर के कोई कमी आती है तो। लेकिन हमारी टीम जो है फंडामेंटली उनके तरफ से खरीदारी की राय है। मेरे ख्याल से करीबन अनुमानित है 1450-1500 के आसपास के लक्ष्य। ठीक। सर, आपकी व्यस्तता रहती है, आपको जाना भी होगा। चलते चलते कुछ एक, अब यहाँ से चूँकि थोड़ी सी रिकवरी है बहुत लोग, और उसके बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, बहुत लोग आपसे समझना चाहेंगे कि अभी अगर पोजीशन बनानी हो तो वो कौन से सेक्टर हैं जहाँ आपका फोकस है, कि बाजार में अगर रैली आएगी जैसा आप जुलाई में कह रहे हैं, तो वो कहाँ पे अभी से थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनानी शुरू करें? वो कौन से सेक्टर हैं जो लीड कर सकते हैं? दो क्षेत्र, एक का तो जिक्र हमने कर ही लिया, रक्षा क्षेत्र। वहां पर हमने पहले भी चर्चा की थी। हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल पर खरीदारी की राय दी थी। ये दोबारा चर्चा करना या फिर बताना अनिवार्य इसलिए होगा क्योंकि लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ परिवर्तन किए। 440 के पार के लक्ष्यांक है अब बीईएल में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। और दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र, और ऊर्जा क्षेत्र में से हमारी टीम ने, फंडामेंटल टीम ने टोरेंट पावर पर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। ठीक सर, सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपका। जो भी चर्चा, जो भी राय हमने आपके समक्ष रखी है, वहां पर ना तो मेरा कोई निजी निवेश या वित्तीय इंटरेस्ट है, ना ही मेरा कंपनी का है। लेकिन एक बात बताना ये भी जरूरी होगा कि इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो प्रदीप जी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस बीच 700 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव पर जुड़े हुए हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और अपने ट्विटर सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को फॉरवर्ड करें, ताकि सही जानकारी, सही जो है ट्रेड जो है आप लोग हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मिस इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। तो प्रदीप जी, आज आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, लंबी पारी आपको खेलनी है, और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि आज 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भी हमारे साथ प्रदीप जी बने रहेंगे। सर, बहुत सारे सवाल भी हैं, और आप अपने ट्रेड पर भी नज़र रखिएगा अगर कोई ब्रेकआउट कहीं पर निकल करके आता है। लेकिन सर, कल मतलब आपने क्या, आपके ज़बान पे सरस्वती जी बैठी थी, आपने कल
जो है रेलवे में क्या मूव देखने को मिला सेकेंड हाफ में। और कल जो हमने सेगमेंट अपलोड किया था, रात में मैं देख रहा था उस पर कमेंट कह रहे कितना पुराना वीडियो लगा दिया, सारे शेयर तो हारे में बंद हुए थे, आप लोग तो लाल में दिखा। मतलब उनको नहीं पता कि हम लोगों ने 10:30 बजे ये चर्चा की के आसपास, 10:40 के आसपास, और उसके बाद ये रिकवरी आई। लोगों को लगा कि 1-2 दिन पुराना वीडियो कोई अपलोड कर दिया हो। तो कल के मूव को कैसे देख रहे हैं सर रेलवे के अंदर? विपुल जी एग्जैक्टली बेसिकली मैं लाइव में रहता हूं तो बाद में कभी भी फिर से जाके वीडियो देखता नहीं हूं, लेकिन कल मैंने देखा था और लोग लिख रहे हैं लिटरली, अरे ये पुराना वीडियो है जो भी है। कल मैंने शुरू में आपको एक स्टेटमेंट बोला था, पता नहीं आप सुबह सुबह क्या पता नहीं क्या खाते हैं। हाँ, आने के बाद एक सेक्टर आप पकड़ते हो, उसी दिन वही सेक्टर चल जाता है। आपने एंटायर, मतलब मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबल बात कर रहा हूँ, कल आपने जब सुबह वो रेल को लेके पूरा सेगमेंट को लेके बात किया ना, एंटर यूट्यूब चैनल में, एंटर कोई भी चैनल में रेल को लेके पहली कोई बार किसी ने बात नहीं किया। जैसे ही हमने बात किया और हमने शो खत्म किया, विद इन 15 मिनट पूरा रेल मूव हो गया। मतलब सर ये तो आपका मतलब नहीं, कोई ये आपका जलवा है सर आपको। कि मतलब आपने मतलब जिस तरीके से टिप्पणियां की और उसके बाद से रेलवे में काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला। और वाकई में कल का मूव काफ़ी शानदार था, क्योंकि जिन जिन लेवल पे, जिन जिन शेयरों पे आपने पॉजिटिव बोला, और अगर एक भी दर्शक ने उस पर कोई पोजीशन बनाई होगी तो निश्चित रूप से उसके अच्छे पैसे बने होंगे। तो कल काफ़ी शानदार मूव रहा। सर अब हमारे एक दर्शक का सवाल था, मुझे लगता है कि मुझसे मिस हो गया, चलिए थोड़ी देर में देख करके देखते हैं। और वो आपसे ही जानना चाह रहे थे, कॉन्कोर करके उन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। अगर जैसे मुझे सवाल मिलेगा मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, लेकिन राहुल दास जी हैं कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच पे जो है लेवल्स जानना चाह रहे हैं। शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मैं सेक्टर कौन सा पिक किया जाए। 32 हो गया, अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। GRSC जो है वो 3000 पे है, कोचिन शिपयार्ड 1950 पे इन्होंने खरीदा हुआ है। टारगेट जानना चाह रहे हैं प्रदीप दास से, राहुल दास जी। देखिए राहुल दास जी का डेली क्वेश्चन आता है, मुझे तो उनका नाम भी अभी याद है। तो बेसिकली देखिए कल ना टॉप बनाए हैं 2080 के आसपास, ऑलमोस्ट ₹2,250 के आसपास टॉप बनाया, अभी करेक्शंस में जा रहा है। और आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बताया गया था 1 से 2 दिन पहले। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन इसमें कोई प्रॉब्लम अभी है नहीं। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, घबराने वाले बात है यहाँ पे कुछ है नहीं, तो बने रहिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकता है क्योंकि 2-3 दिन से चला है, तो इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है। गार्डन रिच देखिए लगातार यहाँ पे फ्रेश बाइंग चल रहा है, यहाँ पर भी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखता। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फ्रेश यहाँ पे बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, लेकिन जिनके पास है आप बने रहिए। जिनके पास है वो बने रहें। काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। डिफेंस पे और चर्चा होगी, लेकिन वो हम 1 बजे के लिए रख लेते हैं कुछ चीज़ें। लेकिन सर एक इस सेक्टर के जो आज एक बड़ी पॉजिटिव खबर देख रहे थे, वो आ रही थी शिपिंग यार्ड कंपनियों के ऊपर, और शायद यही वजह है कि आज हम देख रहे हैं GRSC के अंदर काफ़ी अच्छा मूव है और बाकी 1-2 कंपनियों के अंदर। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के है। ये उस तरीके से नहीं चला है। बीते 2-3 दिनों के अंदर यहाँ पर एक मूव धीरे धीरे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और आज भी 2% की तेज़ी रही। इंटरडे हाई से थोड़ा सा नीचे आया है, 217 का हाई लगाया है, 217.75 का। यहाँ पे क्या टारगेट हो सकते हैं सर? पीक जो है यहाँ पर बाकियों के मुकाबले थोड़ा सस्ता है यहाँ पर। डेफिनेटली विपुल जी, यहाँ पे बेसिकली 213-214 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है एक बेस बनाया है, अच्छा फॉर्मेशन है, वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट है, और लगातार लास्ट 3 से 4 हफ्ता पॉजिटिव हायर हाई क्लोजिंग ही दे रहा है। सो एज पर द चार्ट मुझे लगता है 235 एक टारगेट होना चाहिए। तो 235-240 तक ये जो रैली है कंटिन्यू होगा, यहाँ पे फॉलो अप बाइंग अभी आ रहा है। जिनके पास है आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 196। 235-240 ये टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। तो जिन लोगों को सर अभी फ्रेश बाई भी कर सकते हैं क्या? ये फ्रेश बाई भी करके जा सकते हैं हम। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक खरीदारी की सलाह यहाँ पर 235-40 तक के टारगेट के लिए हो सकती है। इस बीच एशियन टाइल पे जो है जानकारी चाह रहे हैं हमारे एक दर्शक, कॉन्कोर हिंदी के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर इस पर राय दिलवा दीजिए प्रदीप सर से। इन्होंने 2400 शेयर ले रखे हैं एशियन टाइल्स के, और 74 की इनकी खरीद है। अब ये क्या करें, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी अगर हम एशियन टाइल्स पे नज़र डालें तो 58 के आसपास चल रहा है, इनकी खरीद 74 की है, तो लॉस में ठीक ठाक है। सर मेरे सामने अभी चार्ट आया नहीं एशियन। कोई बात नहीं, आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए। अभी 58-60 के आसपास, एक महीने में 30% से ज़्यादा की रैली रही है, लेकिन इन्होंने काफ़ी ऊपर ले लिया। तो अभी लॉस में है। अगर इसका चार्ट सर एशियन ग्रेनिटो के नाम से एक बार चेक कीजिएगा, तो वो आपको मुझे लगता है आसानी से मिल जाएगा। GRANITO एशियन टाइल्स
कंपनी को बुलाते हैं, लेकिन ऑफिशियल नेम अब इसका एशियन ग्रेनिटो इंडिया के नाम से हो गया है, तो वो शायद मिल जाए आपको। मिला क्या ये सर मिल गया है, हाँ। जी? तो बेसिकली देखिए 58 के आसपास चल रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, मंथली बेसिस पे एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 48 के आसपास। तो मुझे लगता है जिनके पास है आप बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आप मैक्सिमम लॉसेस में ही हो, क्योंकि स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है लास्ट 4 से 5 महीना, इनफैक्ट लास्ट 2 साल जी 3 साल पैसा डिस्ट्रॉय किया है पर्टिकुलर इस काउंटर ने। तो फाइनल एक स्टॉप लॉस होगा 48 आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, फ्रेश बाय नहीं होगा। जिनके पास है आप चाहो तो एक बार आप यहाँ पे एवरेज करके जाइए, 58-56 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है एक बार आपको 65 एंड 70 का भाव बहुत जल्दी यहाँ पे आते हुए दिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है यहाँ पे। फ्रेश बाय, फ्रेश निवेश मल्टीबैगर होगा नेक्स्ट डिकेड के लिए, ऐसा होल्डिंग नहीं करना सही होगा। ठीक। सर अभी तक मैं कंफ्यूजन में था कि मुझे क्या थीम पकड़नी चाहिए, लेकिन अभी मैंने सोचा कि क्योंकि कल है आरबीआई की पॉलिसी, तो आरबीआई की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए 3 सेक्टर से 3-3, 4-4 शेयर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो है पीएसयू बैंक, एक है ऑटो और एक है रियल्टी, और ये ब्याज दरों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियां हैं। तो पहले जो है, हालांकि ब्याज दरों से बाकी बैंक भी प्रभावित होंगे, लेकिन पीएसयू बैंक पे इसलिए क्योंकि सवाल, और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो है अगला ट्रिगर होना चाहिए चलने का। अगर चलना होगा तो इन लोगों को अब चलना चाहिए। आपकी टिप्पणी जो है एक एक करके जो है जानना चाहेंगे पहले पीएसयू बैंक को लेकर के। 2 शेयर पहले देखिए सर, 2-3 शेयर पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, इन 3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा अभी 252 के आसपास चल रहा है, एसबीआई की अगर बात करें तो भी यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इन पीएसयू बैंकों को लेकर के? देखिए पीएसयू बैंक को लेके मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही हूँ, क्योंकि देखिए अभी चला नहीं है जितना डिफेंस, रेल और पावर सेक्टर रिसेंटली चला है, उतना चला नहीं है अभी पीएसयू। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। लेकिन मेरा क्या है ना विपुल जी, एक चीज फ्रेश बाय करने के लिए मैं हमेशा थोड़ा बाय ऑन डीप मैं करना चाहता हूं। मैं थोड़ा डरता हूं मार्केट से। मुझे लगता है कि ऐसा कोई जगह पे मैं बाय ना कर दूं जहां पे मेरा रिस्क रेशियो फेवरेबल नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए पीएनबी अभी 108 109 के आसपास चल रहे हैं, सिंपली क्लियर कट यहाँ पे चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है इजीली ना बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 125 से लेके 130 का भाव आना चाहिए। जिनके पास है आप बने रहिए विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 98 रहेगा आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस। पीएनबी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक ने घुमा है, बॉटम बनाया और ऑलमोस्ट 100 के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। फ्रेश बाय देखिए 2 चीज है यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म, एक तो है लॉन्ग टर्म। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं शॉर्ट टर्म का ट्रेडर हूं तो फिर आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, अगर एक डीप मिले नेक्स्ट 15-20 दिन में तो फिर मैं बाय करूंगा, ये आपके ऊपर है। क्योंकि विपुल जी ये ना कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऐसे डिस्कशन करते हैं कि अभी बाय करने, बहुत सारे लोग अभी बाय करके बोलते कि भागा क्यों नहीं आज, कल क्यों नहीं चला। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू वेरी क्लियर अबाउट दैट वन थिंग कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप 2-4-5 महीने के लिए ले रहे हो तो आपका रिस्क रेशियो जो है, मार्केट चल चुका है, थोड़ा बहुत डीप में आप लीजिए। हो सकता है कि आज भी चल जाए, कल भी चल जाए, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है पीएनबी का। अभी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अभी 251 के आसपास चल रहा है, 251 है। तो मुझे लगता है एक टॉप बनाया रिसेंटली 260 के आसपास, थोड़ा डीप मिल सकता है इसमें 244 240 के आसपास अगर मिले तो आप बाय करके चलिए। यहाँ पे मंथली बेसिस पे डेटा बहुत ही स्ट्रांग है, एंड इनफैक्ट मंथली जो बॉटम में बनाया ऑलमोस्ट 230 225 के आसपास स्ट्रांग एक सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता विपुल जी इसके नीचे जाना चाहिए। सेकेंड आपने बताया कैनरा बैंक, राइट? कैनरा बैंक, जी बिल्कुल। ऑसम चार्ट है और फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है आप ये जो काउंटर है ना, इसको फ्रेश बाय करके जा सकते हो। बहुत जल्दी आपको एक बार 125 और 126 का टारगेट, ये जो लेवल है ये आते हुए दिखेंगे। फिलहाल इसका एक रेसिस्टेंस है 128 130 के आसपास। अगर एक हफ्ता भी 130 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, उस केस में इसका जो 52 एक ऑल टाइम हाई है आते हुए दिखेंगे। फिलहाल मैं तीनों बैंक पे पॉजिटिव हूं, लेकिन रिस्क जो रिवार्ड रेशियो है करंट जोन से बाय करने में थोड़ा दूर हो रहा है, तो इसीलिए आप देख के एक बार बाय कीजिए। देख के एक बार बाय करें। यहाँ पर जो है लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, तो जहाँ पर आपको नीचे आने को मौका मिल रहा है वहाँ पे देखिए। एसबीआई पे कुछ बताया क्या सर आपने? एक बार जरा एसबीआई भी देख लीजिए।
सर एसबीआई का चार्ट मुझे एक्चुअली बहुत ही अच्छा लगता है। इनफैक्ट देखेंगे पीएसयू में नंबर वन कंपनी है, सो नो डाउट। देखिए रिसेंटली 800 के नीचे आ गया था, अभी 800 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो जोन है ना 780 770, यहाँ पे बहुत एक तगड़ा वाला सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होगा। अगर बैंक निफ्टी कुछ भी एक्सीडेंट नहीं होता है बैंक निफ्टी के साथ, मार्केट के साथ, अगर यहाँ से 2000 3000 पॉइंट नीचे नहीं आता है, उस केस में तो मुझे नहीं लगता कि एसबीआई के साथ कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया, इंटरेस्टिंग पैटर्न। जहां पे बॉटम बनाया था वहां पे ही ऑलमोस्ट जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है उसका बेस हुआ। तो जैसे ही मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है उसके हायर जो मोरूबुजू कैंडल होता है ना, उसके बाद रैली आता है। तो फ्रेश अभी एसबीआई में वही सीन चल रहा है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 850 870 आपको 1 से 1.5 महीना टाइम देना पड़ेगा, आते हुए दिखेंगे। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा फाइनल 750 के नीचे जाता है ना, तभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप एग्जिट करने के बारे में सोचिए। फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल टाइम्स हाई भी आपको आते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट बैंक निफ्टी इतना स्ट्रांग है, पीएसयू चला नहीं है, तो हाई पॉसिबिलिटीज है पीएसयू चलेगा, और अगर चलता है उस केस में एसबीआई वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर बन सकता है। ठीक, एक दो छोटी छोटी टिप्पणियां जिन पे काफ़ी सवाल हमारे पास रहते हैं। एक तो है पंजाब एंड सिंध बैंक, छोटा बैंक है लेकिन हायर लेवल पे लोग यहाँ काफ़ी फंसे हुए, काफ़ी सवाल हमारे पास आते हैं। और दूसरा है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के बजाय अगर हम चलिए इंडियन बैंक पे ही बता दीजिए। मैं हालांकि चाह रहा था मैं बैंक ऑफ इंडिया पे आप बता दीजिए। बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा सा मतलब छोटे टिकट साइज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये दो पे अभी क्या लेवल्स एंट्री के लिए सही रहेंगे और कहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें एग्जिट करना चाहिए? देखिए बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली अभी 124 के आसपास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है आप बने रहिए। 108 107 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये ब्रेक होगा। और अभी इसका जो टारगेट होगा नेक्स्ट 140 से लेके 150 के आसपास होना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 102 में। मुझे लगता है 102 103 ब्रेक नहीं करेगा। और स्पेशली पंजाब एंड सिंध बैंक, देखिए इसका चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे कि अदर्स बैंक पे हमने बात किया, अदर्स स्टॉक अभी ट्रेंडिंग में है, पॉजिटिव में है, फॉर्मेशन हो चुका है, बॉटम बन चुका है। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ ऐसा नहीं है, इसका चार्ट खराब है। लगातार एवरी वीक अपना जो लास्ट प्रीवियस वीक का जो लो है उसके नीचे जाके क्लोज दे रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट है ना वो ब्रेक होते दिख रहा है। सो मेरे ख्याल से इसमें आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री भी नहीं करना चाहिए, अगर आप ऑलरेडी है आपके पास फंसे हुए हो, तो आपका फाइनल एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। यहाँ पे वो रहेगा आपका 27 पे आप एक बार फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। फ्रेश एंट्री नहीं करना है इस बैंक के साथ, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर खराब है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। और यहाँ पर जो है पंजाब एंड सिंध बैंक का लेवल बताया क्या सर आपने? हाँ बताया। हाँ चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा असल में खो गया था। अभी जो है करीब करीब 950 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं। तो अपने दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा और आप लोग अगर जोर लगाएं तो इसी कार्यक्रम में जो है हम 1000 के नंबर्स को क्रॉस कर जाएं। तो जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ हो सकता है व्हाट्सएप पे लगाइए और संख्या बल को लगातार बढ़ाते रहिए। हम लोग अच्छे अच्छे ट्रेड आपके लिए लगातार ढूंढ रहे हैं। इन सब के बीच में आप देखिए, चलिए बैंक से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे शेयर हैं लेकिन थोड़ा सा बैंक से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। बैंक ऑफ बड़ौदा पे जो लोग राहुल राज जी सवाल पूछ रहे हैं, राहुल जी अभी भी बात हुई है तो मुझे लगता है कि आपने अगर उत्तर नहीं सुना है तो थोड़ी देर में आपको दोबारा पीछे जा करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए बैंक से बाहर निकल करके जरा ऑटो का रुख करते हैं और सबसे पहले टाटा मोटर्स पे ही बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट रहता है। 707 के आसपास अभी फिलहाल चलता हुआ। सर कैसे देख रहे हैं सर अभी टाटा मोटर्स को करंट लेवल पे? सर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया पहले बिल्कुल। फिलहाल मैं एक्चुअली बात करते करते मेरा चार्ट में आया था 210 के आसपास, लेकिन अभी भाग चुका है। भारतवायर कंपनी का नाम है, भारतवायर। सो बेसिकली इसमें एक ब्रेकआउट आया है, 216 के आसपास चल रहा है। फिलहाल मेरा आइडेंटिफाई हुआ था 210 में, बात करते करते मैं देखा नहीं 216 हो गया कब, लेकिन ये नीचे भी नहीं आ रहा है। इसका एक पॉजिटिव फैक्टर ये कि लास्ट 184 से लगातार अपना जो 15 मिनट का कैंडल है ये ब्रेक नहीं कर रहा है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है और वॉल्यूम जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है एक बार आपको 224 226 का टारगेट यहाँ पे
आना चाहिए वो बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा। इस केस में मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा 205 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और मेरे ख्याल से यहाँ पे टारगेट 226 आना चाहिए। और अगर आप मिनिमम 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन देते हो तो इस केस में आपको एक बार 235 से 240 का भी भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन 2-3 दिन के लिए, मुझे लगता है 1-2 दिन के लिए 224 मेरा टारगेट रहेगा। 224 और 226 सर। यस, चलिए 224, 224, 226। तो आज का ये पहला ट्रेड नजर बना करके चलिए। 216 पे चलता हुआ भारत वायर रोप्स 216.25, 216.44 ये लेवल देखने को मिल रहा है। शानदार मूव जो है देखने को मिल रहा है, करीब करीब 13% ऊपर इंट्राडे, नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर नज़र बना करके चलिए। यहाँ से अभी भी 10 रुपये ऊपर, 12 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 102 दिन के लिए यहाँ पर का नज़रिया यहाँ पर देखने को के साथ आप यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई नज़र बना करके चले। यहाँ पर भारत वायर पे यहाँ पर ये राय निकल के आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे टाटा मोटर्स को लेकर के। जी सर, टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फंडामेंटल कंपनी नो डाउट बहुत बढ़िया है। विपुल जी, कल भी हमने बात किया था, मैंने बताया था कि जो टाटा मोटर्स अपना ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई से नियर अबाउट 50% नीचे आ गया था। तो 50% नीचे आने के बाद वहां से एक फॉर्मेशन बनाया, बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। रिसेंटली क्या हुआ, ऑलमोस्ट जो टॉप बनाया ऑलमोस्ट 743 से 750 के आसपास। तो 750 के आसपास टॉप बनाने के बाद अभी फिर से नीचे आ रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि एक तरफा चलते रहे, तो इसीलिए मार्केट में कभी कभी बाइंग सेलिंग आता रहता है। तो देखिए टाटा मोटर के साथ सीन यही है कि इसका ट्रेंड अभी खराब है, इसको आपको लेके चलना है। लेकिन 706, 706, 710 के आसपास नहीं। कल भी मैंने बताया 710 था, मैंने बताया सेम थिंग 680, 670। मुझे लगता है आपको 690 तो मिलेंगे ही। यहाँ से फ्रेश 20-30 पॉइंट अगर नीचे आता है टाटा मोटर्स, आप बाय ऑन डिप कीजिए, आप होल्ड कीजिए टाटा मोटर्स को। यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है। 2,60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। 28,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया, मतलब अमेजिंग। ऐसा 28,000 करोड़ नीट प्रॉफिट है कंपनी के पास। तो बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चार्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए, 1-2 दिन 4 दिन में रैली नहीं आएगा क्योंकि एफएनओ में लिस्टेड है, वेटेज है कंपनी के अंदर। आप बने रहिए, नेक्स्ट 6 से 8 महीने में भी मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार 850-900 का भाव मिलेंगे और एक बार 2 साल मैक्सिमम वेट करके जाते हो तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई टाटा मोटर्स को लेकर के। सर एक 4 व्हीलर के बाद एक फटाफट एक 2 व्हीलर लेकर के आते हैं, टीवीएस मोटर्स। यहाँ पर भी नंबर्स अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीने में थोड़ी सुस्ती आती हुई दिखाई दी है टीवीएस मोटर्स के अंदर। 2748 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या यहाँ पर कोई खरीदारी करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नो डाउट सर, कंपनी स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, लेकिन अभी देखिए कंपेयर टू अभी जैसे कि हमने टाटा मोटर्स का बात बोला, वहां पे मैंने बोला 28,000 करोड़ का प्रॉफिट, तो इनका प्रॉफिट पोस्ट है ओनली फॉर 2,300 करोड़ के आसपास। तो आप ही सोच लीजिए, किसी का 2,300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, किसी का 28,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। सो वो तो बात सही है कि ऑल टाइम प्रॉफिटेबिलिटी को हम फॉलो नहीं करते। देखिए स्ट्रक्चर जो है 2,740 के आसपास अभी चल रहा है। स्ट्रक्चर थोड़ा स्लो है, अभी इतना रैली नहीं होगा और थोड़ा डाउन ट्रेंड भी मूवमेंट अभी किया है। तो मुझे लगता है 1-2 हफ्ता 4 हफ्ता भी चलेगा नहीं। इसका मैकडी भी थोड़ा नेगेटिव है, सो एक टाइम करेक्शन इसको चाहिए। तो एक बार आपको यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2650 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन इतना तेजी यहाँ पे जल्दी आपको नहीं दिखेगा। और अगर आपको बाय करना है, 2670 से लेके 2680 के आसपास, उस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2650। अब बने रहिए और मुझे लगता है थोड़ा धीरे चलता है लेकिन चलेगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं है। लेकिन शॉर्ट टाइम 1 दिन 5 दिन 1-2 हफ्ते के लिए थोड़ा बहुत खराब हुआ है। ठीक सर, चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक अब कमर्शियल व्हीकल का अशोक लेलैंड फटाफट लेकर के आते हैं। अशोक लेलैंड देखिए सर, यहाँ पे कोई गुंजाइश है क्या? आधे % के आसपास की आज गिरावट देखने को मिल रही, 234 के आसपास चलता हुआ 1 महीने में 4.5% चला है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के? देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है विपुल जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है देखिए रिसेंटली चल चुका है बहुत, ऑलमोस्ट 245 के आसपास हाई लगाया था, वहां से नीचे आ रहा है। तो मुझे लगता है एक बार 225 तक नीचे आ सकता है। अभी 233 के आसपास चल रहा है, 225 220 एक बार एक बेस है, वहां तक आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है बने रहिए। और देखिए जो भी ऑटो सेक्टर्स को लेके हम बात करें, यहाँ पे आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि नेक्स्ट 1 महीने में यहाँ पे कुछ धमाका होने वाला, ऐसा नहीं है।
फंडामेंटल चीजें क्वार्टर टू क्वार्टर जैसे कंपनी रिजल्ट पेश करते जाएंगे वैसे ही कंपनी थोड़ा धीरे धीरे चलता है। लेकिन सर अशोक लेलैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, और मुझे लगता है एक बार 220 225 आना चाहिए। वहां पे अगर आता है तो इस केस में मैं बाई करना भी पसंद करूंगा। और एक बॉटम बना दिया है ऑलरेडी 196 के आसपास, 200 के आसपास, तो उसके बाद अभी 240 हुआ था, तो थोड़ा बहुत करेक्शन अभी पेंडिंग है। रिसेंटली चल चुका है तो इसलिए नीचे आ रहा है, घबराने वाला कोई बात यहाँ पे है नहीं, जिनके पास है बने रहिए। ठीक, जैसे हमारे एक दर्शक है 249 पे विष्णु जी ने लिया हुआ है, वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए ना सर? उनको होल्ड करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 200। मुझे लगता है अगर 50 रुपया अगर आप यहाँ पे रिस्क लेके चलते हो, अगर आपका क्वांटिटी आपने मैनेजमेंट सही से किया है, तो नेक्स्ट आपको इस काउंटर जो है जब ऑटो सेक्टर चलेंगे यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे, क्योंकि अशोक लेलैंड का फंडामेंटल स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। 248 245 के आसपास टॉप बनाया, अभी 220 तक मैक्सिमम नीचे आ सकता है। मुझे नहीं लगता 210 के नीचे भी अभी आएगा। फिलहाल आप एक बार फिर से मतलब सोच लीजिए कि हमारा जो व्यू है गलत ही हो जाए, मैक्सिमम 200 के नीचे तो बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर आता है तो उसके इसमें स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा इसका, तो इसीलिए आपको फाइनल स्टॉप लॉस मैंने वही बोला 200 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर के साथ। 220 आने के बाद फिर से रैली हो जाएगा ऊपर। ठीक, ये रहा यहाँ पर अशोक लेलैंड पे निकल के आ रही 3 शेयर सर फटाफट, क्योंकि उसके बाद अभी हमको रियल एस्टेट पर भी बातचीत करनी है। तो सर यहाँ पर जो है 3 कंपनियाँ जो हमने आइडेंटिफाई की, एक तो है M&M जिसपे कि ईवी की अभी इन्होंने लॉन्च की है, ईवी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी योजनाएं चल रही हैं। दूसरा जिसमें हुंडई, जिसकी की पिटाई हुई थी IPO के बाद, अभी यहाँ पर क्या करना चाहिए, IPO में भी बहुत लोग फंसे हुए अभी तक निकले नहीं है। तीसरी कंपनी है मारुति। M&M से शुरू करना चाहेंगे सर? ओके तो बेसिकली सर महिंद्रा महिंद्रा के बारे में देखिए मैं पॉजिटिव ही हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3000 के ऊपर ही चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन आ रहा है। एंटायर ऑटो सेक्टर में थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है प्राइस एक्शंस में, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत आप हो गया था रिसेंटली। एक मल्टीपल रेसिस्टेंस है इसमें, मल्टीपल रेसिस्टेंस है 3080 3100 के आसपास, तो इसके ऊपर सस्टेन करेंगे तो ही जाके फ्रेश मोमेंटम होगा। और मुझे एंटायर जो अभी तक हमने बात बोला सर, मुझे लगता है कि अभी फ्रेश ब्रेकआउट जोन में नहीं है और थोड़ा बहुत इसमें करेक्शन अभी आ रहा है, क्योंकि लास्ट वीक भी गिरा था, उससे पहले वीक भी गिरा था, अभी भी ट्रेंड खराब है, तो हो सकता है और 1-2 हफ्ता और 2-5 दिन ट्रेडिंग सेशन में नीचे आए। तो महिंद्रा महिंद्रा मुझे अच्छा लगता है, चार्ट में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। जिनके पास है आप फ्रेश यहाँ पे बने रहिए और फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। 3000 के आसपास, अभी 3015 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2930, मैक्सिमम इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इस केस में अब मेरा टारगेट होगा 3250 और यहाँ पे एक बार ऑल टाइम हाई यहाँ पे आते हुए आपको दिखेंगे, तो बने रहने का सलाह रहेगा इसमें सर। जी, ये बात M&M पे निकल के आई है। मारुति देखिए सर, मारुति और हुंडई दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले जरा मारुति देख लीजिए एक बार के लिए। यहाँ पे अगर हम नज़र डालें तो थोड़ी सुस्ती जरूर रही है सबके नंबर्स को लेकर के, जो मंथली नंबर आ रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले समय में रिकवरी आ सकती है? अभी कैसे देख रहे हैं आप मारुति को सर? सर कुछ दिन पहले ना मारुति ऑलमोस्ट जब टॉप बना रहा था 13400 के आसपास, तो मैंने एक कमेंट किया था इसमें, तो मैंने 12800 था उस टाइम में, मैंने बोला था मैं 12000 या तो 11800 के आसपास आएंगे उस टाइम पे मैं बाय करूंगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 12000 आएगा क्या, मैंने बोला देखिए अभी 12000 के आसपास आ चुका है। क्या होता है ना, हमेशा नहीं चलता है, यही स्टॉक मार्केट का एक नेचर है। और एंटायर ऑटो सेक्टर्स में स्टॉक लाइक मारुति एक डिक्लाइन आता ही रहता है, कंसोलिडेशन चलता है। तो यहाँ पे देखिए मुझे लगता है अच्छा वैल्यूएशंस के आसपास है, मैक्सिमम 11800 यहाँ तक आ सकता है। प्रॉब्लम सर कुछ है ही नहीं, मारुति वन ऑफ माय फेवरेट काउंटर है। इनफैक्ट सर बहुत टाइम से ना मारुति चल नहीं रहा था, आप देखेंगे इसका इंटरेस्टिंग जो चार्ट पैटर्न है, मतलब 2014 के बाद जो रैली आया इसमें, मतलब वहां से ही स्पेशली मूवमेंट होने लगा, लेकिन उससे पहले बहुत मतलब कंसोलिडेशन में था, सालों साल परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो मेरे ख्याल से अभी देखिए अब 13400-500 के आसपास एक हाई है, 12000 के आसपास चल रहा है, मैक्सिमम 11800 11700 आप मान के चलिए। मैं इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग मेरा बेट है नहीं, तो आप बाय कीजिए 11800 के 11700 के आसपास। उसके इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 11200। अच्छा वैल्यूएशन, फेयर वैल्यूएशन के साथ हो रहा है आपका बाइंग, और उसके इसमें टारगेट रहेगा मेरा 12500, सेकंड टारगेट रहेगा जो ऑल टाइम हाई है, और उसके ऊपर जाते हुए सर आपको दिखेंगे। ठीक सर, लास्ट काउंटर सर ऑटो क्षेत्र से हुंडई
हुंडई, और उसके बाद से फिर Hyundai। रियल्टी पे फटाफट बात करेंगे सर। हुंडई, हुंडई में एक्चुअली जब आईपीओ आया था वहां से ही मैं नेगेटिव हूँ हुंडई में। एंड सर ओनली फॉर एक कंपनी हुंडई जहाँ पे मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि देखिए इनका वैल्यूएशन मुझे सही नहीं लगता है। आप देखेंगे इंडिया में जितने बड़े बड़े आईपीओ आया है, चाहे वो पेटीएम देख लीजिए, चाहे वो एलआईसी देख लीजिए, चाहे एलआईसी बाद में सही हुआ, लेकिन हुंडई के आईपीओ के टाइम पे भी, हाँ देखिए आईपीओ के बाद अभी भी रिटर्न नहीं हुआ। तो जैसे ही ऐसे काउंटर्स को मैं बताता हूँ, एक पीछे लॉजिक रहता है मेरा। मैं ज्यादा प्राइस एक्शन से ज्यादा मैं साइकोलॉजी में बिलीव करता हूँ। साइकोलॉजी यही है, जब आईपीओ हुआ था उससे बाद अभी भी रिटर्न नहीं जनरेट किया। सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन 1950 1950 इसके ऊपर जाके एक वीकली क्लोजिंग देगा, सस्टेन करेंगे, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। नहीं तो अभी मैं एंट्री करूंगा 2-4 महीना यहाँ पे बैठे रहने वाला इंसान मैं नहीं हूं। तो फिर आप एक बार इसमें अगर आपके पास होल्डिंग है, आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ, मुझे लगता है 1720 1720 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह इस काउंटर में नहीं होगा। 1950 इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देगा तो फिर जाके आपको यहाँ पे रैली आते हुए दिखेंगे। जी सर, एक रह गया और हमारी टीम कह रही है कि आयशर मोटर्स नहीं डिस्कस हुआ। एक बार आयशर मोटर्स पे देखिए सर, यहाँ कुछ गुंजाइश लग रही है क्या? बहुत लोग बुलेट के शौकीन हैं हमारी पीसीआर की टीम में, तो वो चाह रहे हैं थोड़ा सा जो है आयशर मोटर्स पे थोड़ी सी बात हो जाए। सर आयशर मोटर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर खराब हुआ है लास्ट स्पेशली 7 से 8 हफ्ता स्ट्रक्चर खराब हुआ है। जो स्ट्रक्चर खराब हुआ है इसका फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ। तो अगर स्ट्रक्चर खराब होता है और फॉर्मेशन नहीं होता है ना, उस केस में आपको 3 से 4 हफ्ता और वेट करना पड़ता है। और मुझे लगता है एक बार इसका और जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 5000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता नहीं है कि 5000 के नीचे जाना चाहिए। एंटायर ऑटो में थोड़ा करेक्शंस चल रहा है और मुझे लगता है ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सर बहुत ही बढ़िया टाइम में हो रहा है, क्योंकि करेक्शंस पे अच्छा वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए, ऐसा टेंशन करने वाला बात कोई है नहीं। नीट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 4734 करोड़ के आसपास है, मार्केट कैप 1,45,000 करोड़ के आसपास है। तो बने रहने का सलाह होगा। आपको यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। मैं पॉजिटिव हूँ उस काउंटर को लेके भी। जी सर, यही मेरा भी मानना है कि बिल्कुल सही टाइम पे डिस्कशन हो रहा है और आने वाले दिनों में ये चलने वाले हैं। अगर रेट कट होगा, बाकी चीज़ें, अब डिमांड भी दोबारा पिकअप करेगी, तो ये जो है ऑटो सेक्टर पे सबकी निगाहें हैं, ये चलना चाहिए। चलिए फटाफट रियल्टी पे नजर डालते हैं सर जरा। रियल्टी पे बहुत सारे कहाँ से शुरू करें? गोदरेज प्रॉपर्टी से शुरू कर लेते हैं सर। गोदरेज प्रॉपर्टी पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और लास्ट में सर कुछ एक कंपनियां दिमाग में रखिएगा जो इन तीनों सेक्टर्स में आपको पसंदीदा कंपनियों में से जो अच्छी लग रही हैं आपकी। अभी गोदरेज प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती, 2283 के आसपास चल रहा है। रियल्टी शेयरों में बीते कुछ दिनों में मोमेंटम आया है अलग अलग शेयरों में, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गोदरेज पे सर? देखिए गोदरेज प्रॉपर्टी मुझे अच्छा लगता है, नो डाउट। जब भी मैं दिल्ली में जाता हूँ, मेरा वहाँ पे जीजू का घर है, तो मैं गोदरेज प्रॉपर्टी का जो वहाँ पे बिल्डिंग है गुड़गांव में, मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। सो नो डाउट सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए चार्ट बढ़िया स्ट्रक्चर था, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद फॉर्मेशन अभी हो चुका है, चला नहीं है। तो आपने जो अभी गोदरेज प्रॉपर्टी का सर नाम लिया, मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट चलने वाला है। और एंटायर अभी इतना जो भी रियल एस्टेट कंपनी से चला नहीं है, तो मुझे लगता है चलेगा। फॉर्मेशन अच्छा से हो चुका है। एंड नेक्स्ट मेरा टारगेट, मेरे ख्याल से टारगेट आना चाहिए यहाँ पे मिनिमम 2400 से 2500 का भाव बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 15 से 20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम 1.5 महीना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे बने रहिए, फ्रेश बाय करके जा सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2150 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहिए इस काउंटर में। ठीक सर, इसके बाद से ले आइए डीएलएफ। डीएलएफ अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सर। डीएलएफ के खास तौर से जो महंगे फ्लैट्स बेचने में सबसे ज़्यादा अग्रणी रही है। अब थोड़ी सी डिमांड कम होती हुई दिखाई दे रही, आपकी टिप्पणी डीएलएफ पे 800 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए डीएलएफ नीचे आने के बाद, फॉर्मेशन के बाद अभी ऊपर आ रहा है। एक यहाँ पे मोरूबोजू जो पैटर्न है, इसके साथ ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। तो एज पर द नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 850 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। नो डाउट सर, इसमें एक टॉप बनाया था ना ऑल टाइम, उसके बाद बहुत सालों तक चला नहीं है। लेकिन लास्ट 2020 के बाद जो रैली है, और ये रैली कंटिन्यू होते दिख रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो मार्केट, प्रीवियस जो मार्केट फॉल था, वो फॉल के बाद भी सर बेसिकली मार्केट ना वो जो इसका रैली है सस्टेन नहीं किया था। फिर से जो अपना टॉप है वो रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री करना चाहिए। और एंटायर मुझे लगता है इसी सेगमेंट पे ओनली फॉर वन स्टॉक डीएलएफ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बने रहिए, 850 का टारगेट बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 770 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए ठीक है सर, इसके बाद से जरा लेके आइए ओबेरॉय रियल्टी सर। ओबेरॉय रियल्टी में भी बीच में एक
अच्छा मोमेंटम बना था, आज 1% की तेजी है, इंट्राडे हाई के आसपास ही है अभी, एक महीने में 10% चला भी है ये। क्या सलाह रहेगी आपकी ओबेरॉय रियल्टी पे? 1800 के आसपास कैसा लग रहा है सर आपको? सर इस बीच ना एक काउंटर में ब्रेकआउट आया है, बिल्कुल, पहले वही एक जी मिनट सर। से ही है, शोभा। ठीक है, शोभा लिमिटेड का चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखिए लगातार जो एक वीकली फॉर्मेशन बना है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है नेक्स्ट यहाँ पे बहुत, अभी 1569 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे एक बार आपको 1585 का टारगेट, पहला टारगेट आना चाहिए। अगर 1585 बहुत जल्दी आपको यहाँ पे अचीव होते हुए दिखेंगे, और अगर एक बार 1585 1590 यहाँ पे आधा घंटा एक घंटा सस्टेन करता है, बहुत जल्दी सर यहाँ पे आपको एक बार 1630 से लेके 1650 का टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन ये सर एक दो दिन में नहीं होने वाला, हो सकता है कि आपको एक हफ्ता दो हफ्ता टाइम देना पड़े। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इस केस में 1530 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और आपको इस काउंटर में फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा विद ए टारगेट ऑफ 1585 आज एक दो दिन के लिए। और अगर दो चार दिन एक हफ्ता टाइम देते हो तो आप 1600 के ऊपर 1630 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है इसमें। ठीक सर, क्या टाइमिंग रही है? रियल्टी पे बात हो रही है और जिक्र लोहा अपने आप ही आपने शोभा लिमिटेड का कर दिया, और ये यहाँ 1585 पहला टारगेट, 1585-90 क्रॉस करेगा, फिर 1630 से 1650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाँ, ये एक दो दिन के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एक हफ्ते तक। तो नज़र यहाँ पर रखिए आप। एक और रियल्टी काउंटर जिस पे हम लोग बातचीत अभी करते करते जो है निकल के आया है, 1568 के आसपास जो है अभी ट्रेड करता हुआ, तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर, और शानदार मूव देखने को मिल रहा है शोभा लिमिटेड के अंदर। तो ज़बरदस्त मूव यहाँ पर अभी जो है 1630 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1585 पहला टारगेट यहाँ पर दिया गया है। 1530 का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगा ले, ये सलाह है आपके लिए, तो यहाँ पे नज़र रखें। चलिए सर, शोभा पे बात हो गई, गोदरेज ओबेरॉय पे बात कर लेते हैं सर। ओबेरॉय पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? मुझे लगता है विपुल जी यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट है, जिनके पास है बने रहिए। अगर आप बाई करना चाहते हो तो बाई कीजिए, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। आप यहाँ पे बहुत जल्दी एक बार आपको 1850 को टारगेट आते हुए दिखेंगे। अगर एक बार 1850 1860 इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऑल टाइम हाई जो 2250 2280 के आसपास है वो भी आपको आते हुए दिखेंगे। तो बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो ओबेरॉय रियलिटी में विद स्टॉप लॉस ऑफ 1720। ठीक सर, चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। अच्छा, ये हमारे दर्शक की मन मतलब दिल भरता ही नहीं, कह रहे सर कोई छोटा शेयर बता दीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट कीजिए, एमएमटीसी में बाय कर सकते हैं क्या? प्लीज जी थोड़ा सा वेट कीजिए, इस पर जो है दोपहर 1 बजे भी रहेंगे आज प्रदीप जी, तो आप अपने जो है वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक लोढ़ा ग्रुप देख लीजिए सर, लोढ़ा ग्रुप कैसा लग रहा है? बीच में इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बैंगलोर में और कई जगहों पे खरीदने की खबरें आई थी, उसके चलते मोमेंटम बना था। अभी भी 1.5% की मजबूती 1466 के आसपास चल रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से है, MACROTECH। मैक्रोटेक डेवलपर्स पे जरा एक नज़र डालिए सर कि कैसे देख रहे हैं आप इसे। एक महीने में करीब 10% की रैली रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मैक्रोटेक पे? सर फ्रेश ब्रेकआउट आया है जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था उसके ऊपर, तो यहाँ पे बने रहने का सलाह होगा। और मुझे लगता है बहुत जल्दी इसमें मूव और भी तेजी होने वाला है, और भी तेजी के साथ ऊपर आने वाला है। आपको नेक्स्ट 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन अगर ये मूव कंटिन्यू रहा तो 1495 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। उसके बाद एक बार फिर से आपको 1530 और 1550 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। मैं लास्ट तीनों स्टॉक को लेके बात किया, तीनों में ही पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है बहुत तेजी के साथ यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबिलिटीज है। और विपुल जी आपका एक ट्रेंड रहा है कि लास्ट अपने पास्ट 1-1.5 महीने से जो भी सेक्टर को लेके आपने बात किया उसके बाद वहाँ पे मूव आया है। तो देखिए मूव ऑलरेडी आना स्टार्ट हो चुका है, तो आई बिलीव कि यहाँ पे भी कुछ धमाका होने वाला है। चलिए सर, हम तो यही चाहेंगे हमारे दर्शकों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और धमाके हों यहाँ पर निकल के आते हुए। तो सर हमने बात कर ली, अब जो बहुत सारे शेयर अभी बाकी रह गए, लेकिन ऑटो, रियल्टी और PSU बैंकों पे मोटा मोटा बात हम लोगों ने कर ली, जो शेयर लोगों के पास ज़्यादातर रहते हैं। करीब 18 शेयरों पे हमने अब तक बात की है सर। SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, M&M, हुंडई, आयशर मोटर्स, DLF, गोदरेज, शोभा डेवलपर्स, ओबेरॉय रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स में से 2-3-4 शेयर कोई ऐसे जो आपको लगता है पोर्टफोलियो में रखने लायक है? देखिए अगर आप ऑटो सेक्टर में मैं बात करूंगा वैल्यूएशन के हिसाब से, टाटा मोटर जो मुझे लगता है 680 से 670 के आसपास लेना चाहिए। शोभा लिमिटेड की देखिए अभी ब्रेकआउट आया है, और मैक्रोटेक ने एंटायर
जो रियलिटी एंड जो इसमें रियल एस्टेट कंपनीज है, इसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सोबा, डीएलएफ, मैक्रोटेक, तीनों कंपनी के साथ मैं जाना चाहूंगा। ओवरऑल का चार्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बेसिकली रिसेंटली मैंने आपको कॉल भी दिया था, आई थिंक प्रेस्टीज का, आई डोंट नो आपके चैनल में था या हाँ, अदर वो मिस चैनल हो में। गया, सॉरी ये सॉरी भी सॉरी। चार्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्रेस्टीज के लेवल बता दीजिए सर प्लीज, तो हाँ ताकि सर। हमारे दर्शक जो है, और फ्रेश बाइक बनती है क्या यहाँ सर पर? इसमें भी ब्रेकआउट आया हुआ है। मुझे लगता है एक बार आपको 1650 का लेवल, 1660 का लेवल बहुत ही जल्दी आपको आने वाला है, और विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1580 आपको एक मेंटेन करना है। ठीक, प्रेस्टीज पे ये बात निकल के आती है। तो इन तीनों थीम में से प्रदीप जी को रियल एस्टेट पे ज़्यादा भरोसा है, वो ब्रेकआउट के लिए तैयार है। ऑटो और बैंकों को लेकर के जो लेवल्स बताए गए हैं थोड़ा नीचे आ जाएं, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। जो जो लेवल्स बताए गए हैं उसका आप ध्यान रखें। तो आज की थीम को यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं और अब अगली थीम की तरफ रुख करते हैं, जिसका नाम है ब्रोकर बोले। खास पेशकश हमारी ब्रोकर बोले, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आती है। बहुत अच्छे अच्छे शेयर निकल करके आते हैं। उनमें से कई आपके पोर्टफोलियो में या तो हो सकते हैं या आप रखना चाह रहे होंगे, उन पे बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी। सबसे पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचएएल की हम लोग बात कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर की पीएसयू कंपनी है यहाँ पर, और इसके ऊपर ब्रोकरेज की तरफ से जो टारगेट्स आए हैं, दो सिनेरियो इन्होंने पेश किए हैं। देखिए, सबसे पहले तो जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है। अब यहाँ पे दो लेवल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो एक जो है ये यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये बुलिश केस है यहाँ पर सिनेरियो, और ये बेस केस। अगर इस हिसाब से लेवल देखें तो मौजूदा भाव से 50% का अपसाइड दिख रहा है, और अगर इस लेवल से देखें यहाँ पर 6475 के लेवल से 30% का अपसाइड दिख रहा है। अब इन्होंने क्या कहा है, देखिए इनका सबसे पहले कहना है कि जो ऑर्डर पाइपलाइन है करीब 1.7 लाख करोड़ की है यहाँ पे, और इसकी वजह से मिड टर्म तक, मीडियम टर्म तक जो रेवेन्यू जो है, विजिबिलिटी वो साफ तौर पे दिख रही है। साथ ही इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बड़े टेंडर्स कंपनी फ्लोट करती हुई दिखेगी, और जो है यहाँ पे हाई ऑपरेटिंग लेवरेज की संभावना है, यानी कि जो सेल्स बढ़ती हुई दिखेगी, जिससे जो प्रॉफिट है कंपनी का, मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज होते हुए दिख सकती है स्थिति। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऑर्डर जो है उसमें भी फास्टर पेस देखने को मिलेगा, और प्रपोजल्स भी इस पर क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। लेकिन इन्होंने दो चीज़ों पर कंसर्न जताया है। देखिए, पहली चीज़ इनका साफ तौर पे ये कहना है कि डिफेंस स्पेंडिंग को लेकर जो रेगुलेटरी है वहाँ से थोड़े से रोड ब्लॉक दिख रहे हैं, और दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि मार्जिन प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये तो इनकी जो चिंता है ना जेफरी साहब की, कि वो कह रहे हैं कि डिफेंस को लेकर के थोड़ा सा जो रेगुलेटरी और तमाम चीज़ें जो भी आपने बताई। डिफेंस सेक्रेटरी का कल एक स्टेटमेंट आया है हर्ष, और वो बड़ा इंकरेजिंग जो है स्टेटमेंट है। उन्होंने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा कि अगले 5 साल में 2.5% कुल जीडीपी का इन्वेस्टमेंट जो है, वो ऑर्डर जो है वो जाएगा, हिस्सा जो है वो डिफेंस में। अभी वो 1.9% है। तो वो अगर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा तो ये जो कंपनियां हैं इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। सर, आपकी टिप्पणी एचएल को लेकर के 5000 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज पॉजिटिव मूव है 1% के आसपास। कल कुछ कन्फ्यूजन था, एक कोई रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उसकी वजह से कल थोड़ा प्रेशर था, उस पर क्लैरिफिकेशन आया एचएल का, और उसके बाद से आज रिकवरी है, और प्लस डिफेंस सेक्रेटरी का स्टेटमेंट। आपकी टिप्पणी क्या होगी एचएल पे? सर, मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा है। मैं डायरेक्टली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो स्टॉक है, कंपनी है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट्स में मैं कल पढ़ ही रहा था, तो वो एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन था। तो बेसिकली देखिए, मैं पॉजिटिव हूँ, नो डाउट। अभी तो क्या है, इंडिया पाकिस्तान वाला जो सिचुएशन रिसेंटली हो गया, इसके वजह से डिफेंस अभी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है नेक्स्ट थीम होने वाला है। और गवर्नमेंट जैसे कि एवरी ईयर बजट में डिफेंस को लेके हर बार जो है ज्यादा एक पैसा एलोकेशंस के बारे में सोचते हैं, इस बार और ज्यादा सोचने वाले हैं। और नेक्स्ट 2 से 3 साल 4 साल ये जो एचएल अभी आपको दिखाई दे रहा है 5000 के आसपास, मार्क माय वर्ड, आपको मिनिमम 7500 8000 का भाव आपको देखने को मिलेगा। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। अगर आप बाई करेंगे, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 साल का व्यू है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका व्यू है कि नहीं, मैं एक बार 6-8 महीने के लिए बाई करूंगा, तो फिर मुझे लगता है आपको एक बार वेट करना चाहिए। एक डीप मिलेगा तो बाई कीजिए, लेकिन डीप भी मिल चुका है। मैंने जब लास्ट टाइम बताया था 5100 के आसपास था, ऑलरेडी 4800 एक डीप लगा के फिर से 5000 के आसपास है, तो डीप तो मिल चुका है। तो मेरे ख्याल से आप डेली बाई सेल मत कीजिए, इस काउंटर को होल्ड कीजिए, बने रहिए। डिफेंस सेगमेंट पे नंबर 1 काउंटर है। आप देखेंगे 8300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट ही सर नेक्स्ट 3 से 4 साल में डबल होते हुए दिखेंगे। 3,35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लिक्विडिटी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
और डिफेंस सेक्टर में मेरा यही एक काउंटर है, और एक दो फेवरेट काउंटर है, बहुत पसंद है। BL हो गया, HAL हो गया, तो मेरे ख्याल से जिनके पास है बने रही, नो डाउट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उड़ान को तैयार है HL। जी हाँ, नई उड़ान के लिए तैयारी कर रहा है। तो HL में जो है बिल्कुल कई सारी पॉजिटिव खबरें आज एक साथ आई हैं। हालांकि हिसाब से रैली थोड़ी तेज होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, धीमे धीमे चल रहा है। इन्वेस्टमेंट के नज़रिए के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। हर दूसरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी और 1568 रुपए के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनका कहना है कि पिछले 2 साल में जो कमाई हुई, आने वाले 2 साल में जो कमाई होगी वो ज़्यादा बेहतर होगी, काफ़ी बेटर स्थिति में आती हुई दिखेगी। दूसरी चीज़ इनका ये कहना है यहाँ पर कि अभी जो पीछे शेयर में कमजोरी देखने को मिली, इसके पीछे की वजह जो रही कि प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर गाइडेंस में यहाँ पर क्लैरिटी नहीं मिली, जिस वजह से यहाँ पर शेयर में कमजोरी रही। दूसरा रीज़न इन्होंने ये भी बताया कि कमोडिटी के में जो कमोडिटीज़ हैं तमाम तरह की, उसमें एक कमजोरी रही, जिसकी वजह से मुनाफे पर असर देखने को मिला। लेकिन अब इन्होंने कहा कि आने वाले सालों में स्थिति बेहतर होगी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि ऐसी भी संभावना है कि जिस तरीके से कंपनी का जो गैस टू ऑयल टू गैस है यहाँ पर और ऑयल टू केमिकल बिजनेस है, उसमें और बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंज्यूमर बिजनेस में लगातार ग्रोथ बढ़ती हुई दिख रही है और आने वाले टाइम में क्वार्टर्स में भी और स्थिति बेहतर होती हुई दिखेगी। जी, तो यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार का दिग्गज, थोड़ी सी चाल अब इसकी सुस्त पड़ती हुई दिखाई दी है। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के? अभी नो डाउट एकदम लीडर है, निफ्टी 50 में भी टॉप वेटेज वाला कंपनी है रिलायंस। और मुझे तो लगता है सर, अंबानी नहीं चलेगा तो देशी अभी नहीं चलेगा। एक कमेंट थोड़ा क्या होता है ना, वो जो लोग थोड़ा पॉलिटिक्स करते हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन सर बात तो सच्चाई तो यही है। सो देखिए, अभी इनका बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो 81,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी है। सो आज जितना हमने बात किया ना, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी अभी तक जितने कंपनी को लेकर हम आज बात किया, एक तो था टाटा मोटर्स, एक है रिलायंस। तो देखिए, रिलायंस का अगर हम टेक्निकली अभी डेटा देखेंगे ना, टेक्निकली एक टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1600 के आसपास, उसके बाद नीचे आ गया, कंसोलिडेशन कर रहा था, और नीचे से एक बेस बना के बाद अभी देखिए एक पैराबोलिक पैटर्न बनाया, और उसके बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ इसका हायर हाई क्लोजिंग करते हुए अभी नीचे ऊपर आ रहा है। सो बेसिकली एज पर द माई इंटरप्रिटेशन, लास्ट टाइम जो रिलायंस ने टॉप बनाया था ऑलमोस्ट 1450 के आसपास था, 1450 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं हो रहा था। देखिए अभी 1440-45 के आसपास घूम रहा है। अगर एक बार 1450 के ऊपर सस्टेन करता है एक हफ्ता भी, तो यहाँ पे जो रैली होगा ना, ये रैली के लिए मार्केट निफ्टी में नेक्स्ट मूवमेंट होगा। सो मेरे ख्याल से आप जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह ना थोड़ा मैं यहाँ पे अवॉइड करना चाहूंगा, क्योंकि आई बिलीव मार्केट में डीप मिलेगा। मेरा बाई का एक ही स्ट्रैटेजी है, मैं ज्यादा साइकोलॉजिकल देखता हूं लेवल। तो रिसेंटली आया था 1390 के आसपास, तो वो एक अच्छा लेवल था। फ्रेश बाय आप इस जोन पे नहीं कीजिए तो ही अच्छा होगा। आप बने रहिए, आपको बहुत जल्दी 1500 का टारगेट भी आते हुए दिखेंगे, ऑल टाइम हाई भी आते हुए दिखेंगे। लेकिन ये स्टॉक ऐसा ट्रेडिंग काउंटर में से है नहीं, आप पे थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना है, नेक्स्ट 2 साल 3 साल का व्यू बनाना है। तो एक बार बने रहिए। फ्रेश बाय मैं एक बार करूंगा 1370 से लेके 1380 के आसपास। चल ठीक, ये रिलायंस पे व्यू। तीसरी कंपनी हर्ष, वेल्सपन लिविंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है ये कंपनी, और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 125 रुपये का 185 रुपये का माफ़ कीजिएगा टारगेट दिया है। करीब 40% से ऊपर का अपसाइड इनको दिख रहा है स्टॉक में। क्यों दिख रहा है? तो देखिए, सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो भारत का अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ समझौता होने जा रहा है, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के साथ तो हुआ है और अमेरिका के साथ भी होता दिखेगा, तो उसका फायदा यहाँ पर कंपनी को मिलेगा। इसके साथ इनका कहना है कि कंपनी नई कैटेगरीज में एंटर करने जा रही है, जिसमें और साथ में ब्रांडेड जो पोर्टफोलियो वो बिल्ड कर रही है यहाँ पे। और FY25 वित्त वर्ष 2025 से लेकर 28 के बीच में यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 18% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा है कि FY26 में टैरिफ को लेकर जो उसका असर है वो होता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। चल, ये जो है वेल्सपन लिविंग, काफ़ी सवाल आते हैं इसको लेकर के। 185 का टारगेट सर, अगर आप ट्रैक करते हो, आपकी टिप्पणी, लेवल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सर चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत टाइम से चला नहीं है, और लगातार मतलब मैं देख पा रहा हूँ नवंबर 24 से
लगातार नीचे आ रहा है। अभी भी ये जो बेस बनाया, बेस बनाने के बाद बहुत वॉलेटाइल होता है, तो जिनके पास है आप थोड़ा बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 125। लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह मेरा इस काउंटर में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है। तो मार्केट में थोड़ा शांत रहिए, अच्छा काउंटर में इन्वेस्ट कीजिए। अभी मतलब 138 चल रहा है, तो आप देखेंगे फिर से 130, फिर से 150, तो वॉलेटाइल बहुत है, तो एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। फ्रेश बाय का सलाह यहाँ पे नहीं है, और आपको बाय भी नहीं करना है इस काउंटर को। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 125 आपका फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक, लास्ट कंपनी आज की ब्रोकर बोलेगी जी हाँ, स्क्रीन पर लेकर के आइए हर्ष। जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 3,470 रुपए का इन्होंने टारगेट दिया है। इनका कहना है कि आने वाले 12 से 18 महीने में कंपनी के जो मार्जिन है उनमें और सुधार होता हुआ दिख सकता है। भविष्य में ईवी की प्रॉफिटेबिलिटी वो बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि जो पेट्रोल और डीजल की कंपनी है, जो डीजल की कारें, उनको भी टक्कर देते हुए दिख सकते हैं। लेकिन इनका ये जरूर कहना है कि ईवी पे अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हैं यहाँ पर, तो ईवी की बिक्री को लेकर एक कंसर्न बना हुआ है। साथ ही टैक्स को लेकर यहाँ पे जो नीतियां हैं उसमें थोड़ा और सुधार हो जाए तो स्थिति और बेहतर होती हुई दिख सकती है। चलिए, यहाँ पर एक जो चाइना का इशू है ना, रियर अर्थ वाला, वो अगर निपट गया तो ऑटो में एकदम से मूव आएगा और तेज मूव आएगा। अब वो देखते हैं, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है ये चाइना वाला इशू निपटने में। वो उसने एक प्रेशर बनाया हुआ है ऑटो के अंदर। आज भी कुछ एक खबरें आई है, मारुति ने अपना जो है कुछ एक प्रोडक्शन हॉल्ट किया है। सर, टिप्पणी आपकी। सर मैं थोड़ा यहाँ पे काउंट कर रहा था कि हमने जब भी महिंद्रा का बात आपने आज से अभी 15 मिनट पहले डिस्कशन किया, जब से डिस्कशन किया तब से लास्ट 5 मिनट का कैंडल आप खुद एक बार ओपन करके देखिए, तब से पॉजिटिव ही है, लास्ट 5 मिनट का कैंडल नेगेटिव नहीं है। तो देखिए, पता नहीं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। मैं डेफिनेटली आपका स्टूडियो में आना चाहूंगा और एक बार देखना चाहूंगा क्या चल रहा है पीछे से। देखिए, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कुछ इसमें सर प्रॉब्लम ही नहीं है। और मुझे लगता है कि सर एक मंथली जो एक सपोर्ट था लास्ट 2 से 3 महीना कंटिन्यू हायर हाई क्लोजिंग देता हुआ अभी ऊपर ही आ रहा है। जिनके पास है आप बने रहिए, फ्रेश बाय करने का सलाह रहेगा इसमें। देखिए, अभी 3010 के आसपास था, 3030 के आसपास है, जिससे वेरी गुड वैल्यूएशन के साथ, प्राइस मोमेंटम के साथ मुझे लगता है ठीक ठाक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेश 25 से 30% आप मूवमेंट आपको मिल सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ, आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा 2910, 2910 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। और फ्रेश 25 से 30% का आप मूव नेक्स्ट 2 साल का मेरा रहेगा टाइम फ्रेम, तो आप बाई करके जा सकते हो करंट सेम के साथ। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, धन्यवाद आपका। ये तमाम ये सभी शेयर जो है, चाहे वो HL हो, RIL हो, M&M हो, वेस्पर लिविंग हो, ये रिटेलर्स के मतलब पसंदीदा शेयरों में से हैं। तो और निश्चित रूप से लोगों को काफ़ी इससे इस पर राय लेकर मिल करके काफ़ी उनको राहत मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ब्रोकर बोले में इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और काफ़ी डिटेल, थोड़ा सा शो भी थोड़ा हमने एक्सटेंड किया, इतनी अच्छी चर्चा चल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया। कल अब देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है RBI की पॉलिसी में, फिर आपसे बातचीत होगी। और आपसे बता दें कि 1 बजे से फिर से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आप लोग तैयार रहिए अपनी पेटी बांध करके, और आपने सवाल लेकर के, जिनके सवाल नहीं ले पाए नाराज मत होइए, प्रदीप जी से ही जवाब मिलाएंगे 1 बजे। कोई डिस्क्लोजर सर? भारत वर्ग का चार्ट एक बार लास्ट में फाइनल अपडेट दे देता हूं। देखिए, मैंने 226 का मैंने बोला था टारगेट, 222 हाई लगा के अभी 220-21 पे चल रहा है। तो नो डाउट जो भी आज ट्रेड लिया है प्रॉफिटेबल है। आप चाहो तो करंट लेवल पे बुक करके जा सकते हो। अदरवाइज कभी भी अगर आज के दिन में कभी भी आगे फिर से एक बार 226-223 के आसपास आता है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। इसमें चार्ट स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन मेरा मानना ही हमेशा सेफ रहना है मार्केट में। और सर जो भी स्टॉक में ये सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें? 222 के जो टारगेट इसने 222 पे गया था इंटरडे हाई, प्रॉफिट बुक कर लें 222 पे? सर अभी भी थोड़ा वेट करके जा सकते हो, इसमें कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम तो है नहीं। एक बार 224 से लेके 225 के आसपास जैसे ही आएंगे, आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए इसमें, और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये आते हुए दिखेंगे आपको। और सर जो भी स्टॉक में मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक में हमारा कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, एंड हमारा कोई अदर्स एनालिस्ट का भी नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एंड हमारा जो पेड क्लाइंट्स है उनको हमने रिकमेंड किया है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज बिफोर इन्वेस्टमेंट एनीथिंग प्लीज कंसल्ट योर पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।